बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स का चैप्टर 28 रिलीज हो चुका है, जहां पिछले चैप्टर में हमने मामोशी के पावर्स के बारे में जाना था और उसी के एंड में हम देखते हैं कि मामोशी अपने क्लोन्स के साथ कोनोहा में एंटर कर चुका है। वही आज के इस चैप्टर में हम बोरुटो और उसके एलाइज को मामोशी के खिलाफ बैटल में देखेंगे। तो क्या बोरुटो इस बार भी कोनोहा को बचा पाएगा? वेल, इसे जानने के लिए तुम्हें ये चैप्टर आखिर तक देखना होगा। चैप्टर की शुरुआत होती है काशिन कोजी के हाइडआउट में, जहां इनोजी ने अपने न्यू जुत्सु को प्रैक्टिस कर रहा होता है। वही जुत्सु जिसे काशिन कोजी ने उसे एक दिन के अंदर मास्टर करने के लिए कहा था और ये मामोशी के खिलाफ फाइट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जुत्सु देखने में एक चाक्रा स्फीयर जैसा है, जिसे देख के बोरुटो इनोजिन की तारीफ करता है और कहता है कि उसने अच्छा काम किया है क्योंकि ये जुत्सु अब शेप ले रहा है और ये इम्प्रेसिव है कि ये जुत्सु उसने एक दिन के अंदर मास्टर किया है। मगर इनोजिन ने अभी तक बोरुटो को दिल से नहीं माना है, क्योंकि वो अभी भी बोरुटो को बाकियों की तरह एक ट्रेटर मानता है। इसलिए वो बोरुटो को साफ कहता है कि वो यहाँ सिर्फ कोनोहा और हिमावरी की वजह से आया है, इसलिए उसने अभी तक बोरुटो को अपने कॉमरेड के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया है। जिस पे बोरुटो कहता है कि उसने भी अभी तक इनोजिन को एक्सेप्ट नहीं किया है और वो उसे आगे वार्निंग देके कहता है कि अगर उसने एक बार भी हिमावरी को रुलाया तो वो खुद इनोजिन के सिर को टकला कर देगा, जो बोल के बोरुटो वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। तो ये एक बड़े भाई की इमोशन थे, मगर ये सुन के इनोजिन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके नजरिए से बोरुटो काओकी की जगह पे है और ये सभी चीजें काशिन कोजी वही चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा होता है। यहाँ से सीन चेंज होकर कोनोहा के इंटरोगेशन रूम में आती है, जहाँ कोबू पूछताछ के बाद कोनोहामारू को वहाँ से जाने देता है, जिसके बाद मित्सुकी इंटरोगेशन रूम में एंटर करता है, क्योंकि बोरुटो के भागने के वक्त वही उसके सबसे ज्यादा क्लोज था। वही साई कोनोहामारू पे शक करके सेंसरी यूनिट को कांटेक्ट करता है और उनसे पिछले कुछ मिनट के अंदर कोनोहामारू का कम्युनिकेशन लॉग निकालने कहता है, मगर जवाब आता है कि पिछले कुछ मिनट के अंदर कोनोहामारू का कोई भी कॉल रिकॉर्ड नहीं है। जहाँ से सीन चेंज होकर बोरुटो पे आती है, जो सुमिरे के पास अपना नया स्वॉर्ड लेने आया है और वो ये नोटिस करता है कि उसके स्वॉर्ड के गार्ड के अलावा बाकी सब कुछ रीडिजाइन हो चुका है, जिसपे सुमिरा आगे इस न्यू स्वॉर्ड के एबिलिटीज को एक्सप्लेन करती है। ये स्वॉर्ड बोरुटो को उचिया स्टाइल हागुरोमो जुत्सु को ऑटोमेटिकली मेंटेन कर पाएगा, जिससे बोरुटो अपना फोकस इस जुत्सु को मेंटेन करने के जगह अपने सामने बैटल की तरफ लगा पाएगा और ये जुत्सु तब तक एक्टिवेट रहेगा जब तक बोरुटो का चक्रा खत्म नहीं हो जाता। इसके अलावा भी सुमिरे ने इस स्वॉर्ड में एक सेफ्टी फीचर भी लगाया है, जिससे अगर कोई एनिमी जिसका चक्रा स्वॉर्ड में रजिस्टर नहीं है इस स्वॉर्ड को टच भी करे तो उसका चक्रा ये स्वॉर्ड तुरंत ड्रेन कर लेगा। और अभी के लिए बस बोरुटो, सास्के और खुद सुमिरे इस स्वॉर्ड में रजिस्टर है। इसके साथ ही सुमिरे ने इस स्वॉर्ड में एक स्पेशल मटेरियल फ्यूज किया है, जो कि अभी के लिए मिस्ट्री बना रहता है, क्योंकि सीन चेंज होके होकागे के ऑफिस में आती है, जहां शिकामारू शिकाडाई को करंट सिचुएशन और सारे प्लान्स को एक्सप्लेन कर दिया होता है। लेकिन शिकाडाई ट्रेटर बोरुटो के साथ काम करने के लिए राजी नहीं होता। वो कहता है कि बोरुटो एक क्रिमिनल है जिसने 7th होकागे को मारा है, इसलिए वो अपने फादर के काम करने के तरीके से बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन शिकामारू कहता है कि वो कोनोहा को प्रोटेक्ट करने के लिए 7th होकागे की तरह ही अपने कन्विक्शन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ह्यूमन रिवेंट्रीज को कन्फ्रंट करने के लिए बोरुटो का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। इसलिए शिकाडाई अगर इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है तो उसे इस मिशन को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा करने का डिसाइड करता है तो उसे उनके बीच हुए इस बात को सीक्रेट रखना होगा। मगर शिकाडाई इससे उल्टा शिकामारू को उसे ऑर्डर देने के लिए कहता है, क्योंकि हिमावरी मोस्ट प्रोबेबली इस मिशन को ज्वाइन करने वाली है और वो भी सारदा की तरह ही बोरुटो की मदद करना चाहती है। और अगर ऐसा हुआ तो ना ही चोचो, ना ही इनोजिन और ना ही वो बैठे रह पाएंगे। इसलिए उनके पर्सनल फीलिंग्स के बाद भी वो होकागे के कहने पे अपने लाइफ को भी खतरे में डालने के लिए तैयार है। जिसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम काशिन कोजी के हाइडआउट को देखते हैं, जहाँ इनोजिन काशिन कोजी से पूछता है कि अगर उसे पहले से सारे फ्यूचर पता है तो वो उन सबको पूरा डिटेल क्यों नहीं बोलता, क्यों वो आखिर सबको फ्रैगमेंट में इंफॉर्मेशन देता है। जिस पे काशिन कोजी कहता है कि अगर इनोजिन को पता होता कि वो मरने वाला है तो क्या वो तब भी वैसे ही हिमावरी को बचाने जाता? नहीं, तब वो हेजिटेट करता और उसके पैर थम जाते। और अगर वो तब इंजोर नहीं होता तो क्या हिमावरी अपने पावर्स को अवेकन कर पाती? जिसका मतलब जब भी वो किसी को फ्यूचर बताता है तो फ्यूचर चेंज हो जाती है। इसलिए जितना कम लोग फ्यूचर जानेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। अगर तुम किसी को अच्छे इंटेंशन से भी फ्यूचर बताते हो तो फ्यूचर अलग दिशा में जा सकती है। इसलिए जो लोग फ्यूचर देख सकते हैं उनके एक्शंस इवेंट्स को ग्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए जितना ज्यादा फ्यूचर डाइवर्ट होगा उसके ब्रांच उतने कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, जिससे प्रिसेंस के द्वारा फ्यूचर प्रेडिक्ट करना उतना ही मुश्किल होगा और तब वो इस मामले में अपना एडवांटेज खो देंगे। इसलिए किसको कब कितना बताना है ये बहुत ज्यादा ध्यान से करना होता है। जिसपे इनोजिन पूछता है कि अगर वो ऐसे ही फ्यूचर को फ्लो में जाने दे तो क्या अब फ्यूचर अच्छे डायरेक्शन में जा रही है? जिसके रिप्लाई में काशिन कोजी कहता है कि उसने सारे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन सबको बता दिया है और अब कैसे एनिमी से फाइट करना है वो उन्हें शिकामारू और बोरुटो पे छोड़ना होगा। जिसके साथ ही हम काशिन कोजी के फ्यूचर विजन का एक झलक देखते हैं, जिसमें एइडा डिवाइन ट्री में डिवॉर हो चुकी है और उसी के नीचे इनोजिन हिमावरी के कॉर्प्स को अपने बाहों में लेके रो रहा है और उन्हें प्रेजेंट में काशिन कोजी कहता है कि उन्हें एटलीस्ट एइडा और हिमावरी के फ्यूचर को चेंज करना होगा। यहाँ से सीन चेंज होकर कोनोहा में आती है, जहाँ शिकामारू इनोजिन के नए जुत्सु माइंड ट्रांसमिशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इस मिशन के सारे चोजन मेंबर्स को कांटेक्ट करके कहता है ये एक अनऑफिशियल ट्रांसमिशन है और जो इस ट्रांसमिशन को सुन रहे हैं वो सब
सब इस ऑपरेशन के पार्ट होंगे। इसके साथ ही हम इस ट्रांसमिशन के सारे रिसीविंग मेंबर्स को देखते हैं। जब आगे शिकामारू कहता है कि इन मेंबर्स को चुनने के लिए 2 क्राइटेरिया थे। पहला, एटलीस्ट वो लोग जो इस बैटल में बोरुतो के खिलाफ हॉस्टाइल नहीं है, क्योंकि कोनोहा अभी तक बोरुतो के एनिमी मानता है, इसलिए सारे मेंबर्स को विलेज के अंदर बोरुतो के मूवमेंट्स को सपोर्ट करना होगा। और सेकंड क्राइटेरिया है कि ये ट्रांसमिशन इनोजिन के न्यू जुत्सु माइंड ट्रांसमिशन फॉर्मेशन से आ रहा है, क्योंकि मामोशी एक ऐसा डिवाइन ट्री है जो कि मल्टीपल बॉडीज में स्प्लिट हो सकता है। इसके साथ ही वो अपना चाक्रा सिग्नेचर भी इरेज कर सकता है, जिसलिए उसे ट्रैक करना नामुमकिन है। और इसी वजह से इनोजिन का ये जुत्सु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आगे एक्सप्लेन करते हुए इनोजिन कहता है ये जुत्सु नॉर्मल माइंड ट्रांसमिशन जैसे ही काम करता है, लेकिन जो चीज इसे डिफरेंट बनाती है, ये जुत्सु अपने रिसीवर के जरिए सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स के वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर सकती है। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जिंदा हो या ना हो, उसका एक यूनिक वाइब्रेशन होता है, और क्योंकि चाक्रा सेंसिंग से मामोशी को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें उसके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करके उसका लोकेशन पिन पॉइंट करना होगा। जिसके बाद ही शिकामारू सबको मिशन डिटेल्स बताने लगता है। लेकिन तभी इनोजिन अपने जुत्सु में कुछ सेंस करता है। वही कोनोहा के सड़कों में हम मामोशी को देखते हैं, जो कि 2 लोगों से एइडा का पता पूछता है। वही इनोजिन मामोशी को सेंस करते ही शिकामारू को इन्फॉर्म कर देता है, और वो समझते हैं कि 8 क्लोन्स ने कोनोहा को इन्फिल्ट्रेट किया है, और उनमें से कुछ से फाइट करने के लिए बोरुतो तुरंत अपने से नियरेस्ट लोकेशन में टेलीपोर्ट कर जाता है। ये अटैक काशिन कोजी के फ्यूचर प्रेडिक्शन से कहीं ज्यादा पहले हुआ है, जिसलिए कोजी कहता है कि फ्यूचर ऑलरेडी चेंज हो रहा है। जहाँ शिकामारू प्लान को आगे एक्सप्लेन करता है कि मामोशी यहाँ एइडा के लिए आया है, इसलिए वो उसके घर की तरफ ही बढ़ेगा। इसलिए वो बोरुतो को अपने फ्लाइंग रेजिन का इस्तेमाल करके उन्हें मारने के लिए कहता है, और बोरुतो को कावाकी पीछे से सपोर्ट करेगा। वही एइडा के घर में एइडा डरी हुई होती है, मगर डेमन उसे एश्योर करता है कि मामोशी एइडा को छू तक नहीं पाएगा। वही शिकामारू सारादा के साथ टीम 7 को नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट डी में वेट करने का ऑर्डर देता है, और हिमावरी के साथ शिकाडाई के टीम को ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट डी में जाने का ऑर्डर देता है। वही मित्सुकी अभी भी इंटरोगेशन रूम में फंसा हुआ है, इसलिए शिकामारू मित्सुकी को विलेज में होने वाले कंफ्यूजन का फायदा उठा के वहाँ से निकलने के लिए कहता है। वही मामोशी के एइडा का पता पूछने पे वो 2 लोग उसे एक परवर्ट कह के बुलाते हैं, और तभी ऊपर से उसका ही एक क्लोन आके उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो इन दोनों को वो विलेज के बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय ना करके मार सकता है, क्योंकि कोनोहा का डिस्ट्रक्शन होने पे जुड़ा उन्हें नहीं छोड़ेगा। मगर उसका वो क्लोन उन दोनों सिविलियंस को छोड़ आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी बोरुतो अपने फुल स्पीड में आके अपने स्वॉर्ड से मामोशी को उस क्लोन को टुकड़ों में काट के अलग कर देता है, जो देख मामोशी के बाकी क्लोन्स भी बोरुतो पे हमला करने आ जाते हैं। और वही 2 सिविलियंस बोरुतो को देख पुलिस फोर्स को अलर्ट करने निकल जाते हैं। वही बैटल में बोरुतो एक और मामोशी क्लोन के सिर को काट के अलग कर देता है, मगर तभी पीछे से एक और मामोशी बोरुतो पे अटैक कर देता है, जिससे बोरुतो दूर जा गिरता है। और इसी मौके का फायदा उठा के मामोशी अपने मुंह से फायर रिलीज का इस्तेमाल करके बोरुतो पे हमला कर देता है, जिससे चारों तरफ आग लग जाती है। जो देख के उसका ही एक क्लोन उसे डांटते हुए बिल्डिंग्स पे आग लगाने के लिए मना करता है, लेकिन तभी अचानक वो आग बुझने लगती है, और धुएं के बीच से बोरुतो अपने कर्मा को एक्टिवेट करके बाहर आता है, जिससे उसने मामोशी के पूरे फायर को एब्जॉर्ब कर लिया है। और यही पे हमारा आज का चैप्टर खत्म हो जाता है। तो तुम्हें अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे हाइप और लाइक कर देना, लेकिन इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।